गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संसद यानी यूनियन पार्लियामेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। और भारत की संसद या पार्लियामेंट भारत देश की एक विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है और यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से ये आप समझना कि इसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने स्ट्रक्चर दिया है। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये गोलाकार मैंने दर्शाया है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके 3 बेस है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा हमारा लेजिस्लेचर पर, यानी व्यवस्थापिका। ये जो लेजिस्लेचर है, क्योंकि आगे जब हम इसको पॉइंट आउट करेंगे तो लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है। लॉ मेकिंग बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, एक है सेंटर का पार्ट और एक है स्टेट का पार्ट। यानी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी सेंटर और स्टेट का पार्ट। सेंटर और स्टेट का पार्ट ये रहा। केंद्र यानी सेंटर है, उसमें पार्लियामेंट, यानी हमारी जो पार्लियामेंट में इसके जो 2 इसके भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये जो हमारा लेजिस्लेचर का स्वरूप है, इसमें भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, यानी ये आ गया संसद, ये आ गया आपका संसद और इसके 2 सदन। इन दोनों को ही हम दोनों को ही, जिसमें जो राज्यसभा है वो राज्यों की परिषद कहलाई जाती है, लोकसभा जनप्रतिनिधि। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगन करने पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब हम कोई पार्लियामेंट का चैप्टर शुरू करते हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिससे हम इसके एंड तक पहुंच सके और इसको समझ सके। तो अनुच्छेद 79 यानी 79 में संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी और जिसके नाम लोकसभा व राज्यसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना आवश्यक था। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के साथ साथ, यानी राष्ट्रपति के साथ साथ हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इसका अंग बनाया गया है। ये स्पष्ट लिखा गया है, ये जो मैं आपको राइट का निशान लगा रही हूँ। अब प्रश्न उठता है कि क्या संसद संप्रभु है? क्या हम संसद को एक संप्रभु मान सकते हैं? तो संसद की संप्रभुता का विचार, जो ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसा कि सर एडवर्ड कोक, हम इसको किस तरह से लिखेंगे? सर एडवर्ड और कोक का ये मत था कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ये किसने कहा था? एडवर्ड कोक ने। अब जो दूसरा नाम आता है वो आता है डी लॉन। ये जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, डी लॉन। इन्होंने ये कहा है कि ब्रिटिश संसद के बारे में ये कह डाला है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती।
अब कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से जो असीमित शक्तियां प्राप्त हैं इसे ही संसदीय संप्रभुता कहा जाता है। संसद जो चाहे जिस किसी भी रूप में चाहे कानून निर्माण कर सकती है और ब्रिटिश संसद जो भी कानून स्वीकृत करेगी वह देश का कानून होगा। ये कहाँ की विशेषता हो रही है जहाँ पे संसद संप्रभु है? वो है ग्रेट ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। अब हम इसके नेक्स्ट बिंदु में आते हैं। वो ये क्वेश्चन है कि जो भारतीय संसद है एक संप्रभु संस्था नहीं है, यानी ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अब भारतीय संविधान सभा के सामने ये प्रश्न था कि संसद की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को। तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है जिसके अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किसके बारे में बता रही हूँ? ये है ब्रिटेन का संविधान। अब हम आ जाते हैं अमेरिका के संविधान की ओर, जहाँ पर कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। संघात्मक व्यवस्था और लिखित और कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियाँ सीमित हैं। इसके अलावा अमेरिका में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है और इस कारण अमेरिका की कांग्रेस ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी जा सकती है। इस व्यवस्था के कारण ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं है। ये किसके बारे में हम कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं यूएसए के बारे में, यानी यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग को अपनाया गया है। संविधान निर्माता संसद की प्रभुसत्ता के आदर्श से प्रभावित थे और इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था, लिखित, कठोर और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियां नहीं दी जा सकती थी और न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था को अपनाना आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन को अपनाया गया, लेकिन न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था उतनी सीमा तक नहीं थी जितनी सीमा थी अमेरिका संविधान में है। तो कहने का मतलब है कि जब दुर्गादास ने ये स्पष्ट कहा है कि भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। डॉक्टर सुभाष कश्यप इनके अनुसार भारत में सार्वभौम प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है और संसद के अधिकार संविधान निर्देश मात्र है। तो भारतीय संसद में आज हमने 3 मुख्य बिंदु पढ़े थे। एक तो था भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति, क्या संसद संप्रभु है। नंबर 2, भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं है। और तीसरा, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने क्या कहा है भारतीय संविधान में और हमारे यहाँ किस व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारतीय संसद का जो प्रथम भाग है वो यहीं पे आज हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम भारतीय संसद की प्रभुसत्ता की जो सीमाएं हैं उसके बारे में अध्ययन